हेलो। आज का टॉपिक है धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। ये कक्षा 12वीं का है, फिजिक्स का। तो मान लेते हैं ये एक धारावाही वृत्ताकार लूप है जिस पर धारा नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की ओर बह रही है। वो लूप का केंद्र है। केंद्र से r दूरी पर बिंदु A है और r दूरी पर बिंदु A डैश है। तो इसी लूप से x दूरी पर एक बिंदु P है। इस लूप से x दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है। हम मान लेते हैं ये जो लूप है वो dl छोटे छोटे अल्पांशों से बना हुआ है। dl छोटे छोटे अल्पांशों से अर्थात टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है। इसलिए हम मान सकते हैं कि अल्पांश से जो भी दूरियां होंगी वो सभी क्या होंगी? बराबर होंगी बिंदु P के सापेक्ष। ये भी r दूरी पर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और कोई बिंदु है तो वो भी r दूरी पर हो जाएगा। और इसी बिंदु P पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की परिणाम या फिर तीव्रता बोल सकते हैं, उसको ज्ञात करना है। तो हम देखते हैं आगे। माना कि हम बोलेंगे ए व ए डैश व्यास अभिमुखी। व्यास अभिमुखी का कहने का मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी व्यास होती है और एक दूसरे के सामने, इसलिए उसको बोलेंगे अभिमुखी। दो धारा अवयव हैं, मतलब ए डैश से धारा ऊपर जा रही है और ए से धारा नीचे आ रही है, जिसमें धारा एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? लंबवत बह रहे हैं। धारा कैसे बह रहे हैं? लंबवत, मतलब इससे ऊपर जा रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। फिर बोलेंगे तो अवयव ए के कारण, पहले ऊपर का देखेंगे फिर बाद में नीचे का। तो बोलेंगे अवयव ए के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण, तो हम उसको dB से शो करेंगे। परिमाण dB बराबर हो जाएगा μ0/4 पाई IDL sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। इसको समीकरण 1 मानेंगे, जहाँ जो थीटा है अवयव A और P को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण है। अवयव A ये है, और कौन सा बिंदु P ये है, उसको मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण है। तो यहाँ जो मिल रहे हैं तो ये क्या है? अपना थीटा है। क्या है? थीटा है। तो देख रहे हैं कि हम ये लंबवत है, कहने का मतलब कैसे बन रहा है? वहाँ पास ऐसे बन रहा है, ऐसे। तो यहाँ का जो कोण है वो कितने का बन रहा है? अपने को थीटा, लंबवत बन रहा है। तो थीटा हो जाएगी, क्या हो जाएगी? ये है अपना थीटा, बीच का कोण है, मतलब कि इसके और इसके बीच का कोण है। मिस्टेक हो गया था थोड़ा, हमने ऊपर को थीटा मान लिया था, नीचे वाला ये क्या है? थीटा, जहाँ पास R बिंदु O को मिल रहा है। जब थीटा बराबर इतना है तो हम बोल सकते हैं, तो यहाँ का जो है वो कितने अंश का कोण बनाएगा? फिर 90 अंश का कोण बनाएगा, 90 अंश का कोण। इसलिए हम बोल सकते हैं बीच का कोण है, इसलिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 90 अंश। तो हम इस 90 अंश को समीकरण किस में रख देंगे? 1 में। देखो यहाँ रखा गया है dB बराबर μ0/4 पाई IDL sin 90। थीटा की जगह हमने क्या रख दिया? 90 रख दिया बटे r स्क्वायर। और हम जानते हैं कि जो साइन 90 होता है उसका मान कितना होता है? 1। तो dB बराबर μ0/4 पाई IDL sin स्क्वायर क्या हो जाएगा? dB बराबर μ0/4 पाई IDL बटे r का स्क्वायर। इस साइन 90 का मान कितना हो जाएगा? 1। अब आगे चलते हैं। इस क्षेत्र की दिशा, किस क्षेत्र की दिशा? AP क्षेत्र की दिशा। इस क्षेत्र की दिशा अर्थात
AP क्षेत्र की दिशा AP के लंबवत PR दिशा में होगी। किस दिशा में होगी? PR दिशा में। देखो AP क्षेत्र की दिशा इधर से ऐसे आ रही है और इधर जा रही है, इस दिशा में जा रही। किस दिशा में जा रही है? PR दिशा में जा रही है। तो बोल सकते हैं बिंदु, फिर बोलेंगे बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र dB को दो घटकों में विभाजित किया जा सकता है। दो घटकों में कैसे विभाजित कर सकते हैं? देखो dB cos फाई और dB sin फाई, ऊपर और ये dB cos फाई और dB sin फाई दो घटकों में किए हैं। यहाँ इसलिए लिखा गया है दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है या फिर बांटा जा सकता है। पहला है dB cos फाई OP के लंबवत PN दिशा में, OP के लंबवत, यहाँ O है देखो और यहाँ P है, OP के लंबवत किस दिशा में? PN दिशा में। ठीक है। फिर दूसरा है dB, मिस्टेक हो गया। दूसरा है dB sin फाई OP के लंबवत, या OP के लंबवत बोलता हूँ, OP के अनुदिश या OP की दिशा में। जैसे देखो ये जो dB sin है किसके है? OP के अनुदिश है। जो dB है किसके अनुदिश है? O और P के अनुदिश है, सीधे में जा रहा है, इसे उसको सीधा बोलेंगे, अनुदिश बोलेंगे। इसी प्रकार बोल सकते हैं, इसी प्रकार अवयव A के कारण भी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण dB μ0 IDL अपॉन 4 पाई R स्क्वायर होगा। इसी होगा ना, क्योंकि सेम टू सेम है। देखो A यही से ऊपर की ओर है और नीचे भी सेम टू सेम आकृति बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना। तो बोल सकते हैं इसी प्रकार अवयव A के कारण भी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण dB बराबर μ0 अपॉन 4 पाई IDL अपॉन R स्क्वायर होगा। इसकी दिशा PR डैश में होगी। देखो अब हम किसकी बात कर रहे हैं? A डैश की बात कर रहे हैं। जब हम जाएंगे इधर से ऐसे, जब इसकी आ रहे थे तो इधर गया, इसकी किधर आएगी? इस दिशा में आएगी। किस में आएगी? R डैश में आएगी, R डैश में आएगी। फिर बोल सकते हैं जब उस दिशा में होगी तो हम फिर पुनः dB को, किसको? dB को दो घटकों में बांट सकते हैं। पुनः dB को कितने घटकों में बांट सकते हैं? दो घटकों में। dB cos फाई OP के लंबवत PN दिशा में, dB cos फाई दिख रहा है इधर, dB छूट गया है, dB cos फाई PN डैश के लंबवत है, OP PN डैश के लंबवत है। उसके बाद दूसरा है dB sin फाई, इधर दिख रहा है dB sin फाई किसके है? OP के अनुदिश है, OP के सीधे सीधे जा रही है। तो हम बोल सकते हैं कि कौन सा? NP और N डैश P कैसे हैं? PN और PN डैश के अनुदिश घटक परिमाण में बराबर व क्या होंगे? विपरीत, अर्थात कि उल्टे। एक ऊपर है और एक नीचे, मतलब उल्टे हैं। अतः वो एक दूसरे को क्या कर देंगे? निरस्त कर देंगे, मतलब कि जीरो कर देंगे। किंतु अक्ष OP के अनुदिश समस्त घटक, किंतु OP के अनुदिश मतलब इसी रेखा में जाने वाले के अनुदिश समस्त घटक, जितने भी घटक होंगे आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं अतः धारावाही वृत्ताकार लूप के अक्ष पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण B बराबर क्या हो जाएगा? dB sin फाई। जो B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण है। तो हमने ये जो समाकलन यूज किया है ये जोड़ने के लिए यूज करते हैं, तो जोड़ दिए dB sin फाई। अब आगे चलते हैं। B बराबर है μ0/4 पाई IDL R स्क्वायर साइन फाई। समीकरण क्या माने हैं? 3। फिर हमने लिया है समकोण त्रिभुज AOP में। समकोण त्रिभुज कौन सा? AOP। अब समकोण त्रिभुज देखो कौन सा है? समकोण त्रिभुज AOP में
कौन में? समकोण त्रिभुज AOP में। साइन फाई तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो यहाँ लंब का काम कौन करेगा? ये करेगा, मतलब कि AO यही ना करेगा लंब का। और आधार का काम कौन करेगा? O और P यही करेगा। और लंब और आधार को जोड़ता है वो क्या कहलाता है? कर्ण, मतलब कि R। तो लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है अभी बताया मैंने? OA। और कर्ण कितना है? AP। तो OA बराबर क्या है? R है, चित्र में देख लेना। और AP क्या है? छोटा r है। ठीक। अब हम बोलेंगे समीकरण 2 में मान रखने पर, समीकरण 2 पर दिख रहा है, समीकरण 2 बोलता हूँ, समीकरण 3, समीकरण 3 में मान को रख दो। b बराबर कितना है? μ0/4 पाई आइडियल r² गुणित साइन फाई का मान कितना हो जाएगा? ये दिख रहा है साइन फाई का मान कितना है? OA/AP। तो OA/AP इसका मान कितना हो जाएगा? r बटे छोटा r, यही है। तो हमने रख दिया है बड़ा R बटे छोटा r, साइन फाई को हटा दिया, उसके बाद उसको गुणा कर दिए हैं। b बराबर आया है, देखो μ0/4 पाई तो जैसे तैसे आ रहा है। आइडियल बड़ा R बटे में r की घात 2 और एक r गुणा होकर कितना हो जाएगा? r की घात में 3। ठीक है। फिर b बराबर हो जाएगा μ0, ये सब नियतांक हैं, इनका मान पहले से निर्धारित है। μ0/4 पाई IR/r की घात 3। बचा क्या? dl। और ये जो dl है मैंने बात किया था शुरू में कि ये जो dl है वो क्या है? अल्पांश है। हमने जो लूप लिया था उसका एक छोटा सा टुकड़ा है dl। क्या है? छोटा सा टुकड़ा है। तो हम मान सकते हैं जो टुकड़ा लिया है हमने किसका लिया है? वृत्त की परिधि का लिया है। किसका लिया है? वृत्त की परिधि का। इसलिए हम यहाँ बोले किंतु dl वृत्त की परिधि है, इसलिए समाकलन dr बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई r, क्योंकि वृत्त की परिधि ही होती है 2 पाई r। फिर हमने देखा इस 2 पाई r को हमने ऊपर वाले समीकरण में रख दिया। b बराबर μ0/4 पाई जैसे के तैसे है, IR बटे r की घात 3, ये भी जैसे के तैसे है। dl हटा के हमने गुणा किया 2 पाई r, पाई से पाई कैंसिल, 2 एकम 2 हो गया और 2 दूनी 4, 2 बार में कट जाएगा। फिर बचेगा अपने पास b बराबर μ0 IR गुणा होके r का स्क्वायर और बटे में कितना बचा? 2 और ये r की घात में 3। इसको हमने माना समीकरण 4। फिर पुनः देखो हम बोले हैं समीकरण बोलता हूँ समकोण त्रिभुज AOP में, उसी त्रिभुज का लेना है, ऊपर वाले को ही। समकोण त्रिभुज किसमें? AOP में। किसमें? समकोण त्रिभुज AOP में। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय सबको आता है। क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ देखो कर्ण क्या है? r है, आधार क्या है? x है, और लंब क्या है? बड़ा R है। हमने बोला था ये जो लंबाई त्रिज्या है वो क्या है? बड़ा R है। तो यहाँ कर्ण छोटा r है, छोटा r रखे, लंब बड़ा R है, बड़ा R रखे, आधार x है, x रखे स्क्वायर। तो जान रहे हो इधर से स्क्वायर हटाए तो इधर क्या बनाएगा? कर्णी बनाएगा। तो कर्णी नहीं बनाना है, क्या करना है? उसको 1/2 लिख देना। मैंने बताया था कि कर्णी का मान कितना होता है? आधा होता है, अर्थात 1/2 होता है। तो पक्षांतर हो गया, तो r² तो जैसे के तैसे है, देखो प्लस x का स्क्वायर भी जैसे तैसे ही। ये कर्ण इधर से वर्ग हटा तो इधर क्या बनाएगा? 1/2 कर्णी बनाता है। कर्णी का मतलब ही कितना होता है? 1/2 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर बोलेंगे समीकरण 4 से अब इसी मान को r बराबर कितना? r की घात 2 प्लस x की घात 2 1/2 को कहाँ रखना है? समीकरण 4 में रखेंगे। देखो b बराबर μ0 IR की घात में 2, फिर 2 तो है, r का मान कितना है? r² प्लस x², घात में कितना है? घात में कितना है? 3 है। तो 1/2 गुणित 3 करोगे तो क्या आ जाएगा? 3/2। 1/2 गुणित 3 करोगे तो क्या आ जाएगा? 3 एकम 3 और बटे में 2, इतना ही आएगा ना? तो उतना ही आया है, देखो 3/2। इसको समीकरण 5 माने। फिर बोले यदि लूप में फेरों की संख्या कितनी हो? n हो, क्योंकि किसी भी वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या कितनी होती है वो ज्ञात नहीं होता है, तो हम उसको क्या मान लेते हैं? n। 100 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है। तो हमने माना कितने फेरों की संख्या? n है, इसलिए उसमें फेरों की संख्या को दर्शा दिए। देखो b बराबर μ0 IN r की घात में 2 बटे में 2 r² प्लस x² 3/2 n दर्शाए ना। तो इसको समीकरण हमने क्या माना?
6। फिर बोले यदि वृत्ताकार कुंडली का केंद्र, जो वृत्ताकार कुंडली है हमने दिखाया था वृत्ताकार कुंडली, ये वृत्ताकार कुंडली है उसका केंद्र, ये केंद्र मतलब कि ओ क्या होना चाहिए बोला है, केंद्र मूल बिंदु पर हो। मूल बिंदु कहने का मतलब 0 0 पर हो तथा अक्ष एक्स या एक्स अक्ष, कोई भी अक्ष ले लेना, जैसे ये अक्ष है, ये अक्ष है ना, या इसको एक्स अक्ष मानो या अक्ष मानो, कुछ भी मान लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने बोला यहाँ तथा अक्ष या एक्स अक्ष के अनुदिश, क्या बोला मैंने, अक्ष और एक्स अक्ष के अनुदिश हो तो, एक्स अक्ष के अनुदिश हो तो, यहाँ छूट गया है हो तो। अब दिशा पूछ रहा है, दिशा पूछ रहा है इसलिए बी में क्या लग गया, दिशा, सदिश राशि बोलते हैं अनुदिश ना, इसलिए बी वेक्टर हो जाएगा बराबर μ0 n i r का स्क्वायर बटे में 2 r का स्क्वायर x का स्क्वायर 3/2 इंटू ये आई क्या को दर्शा रहा है, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा को, कितने में प्रवाहित हो रहा है वो नहीं है ज्ञात, इसलिए हमने आई का क्या लगा दिया है यहाँ पास, कैप लगा दिया है, और यही समीकरण क्या हो गया, 7 हो गया। क्या हो गया, समीकरण 7। और यही समीकरण 7 जो है किसी भी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की क्या हो जाएगी, तीव्रता हो जाएगी या फिर उसकी परिमाण हो जाएगी। समझ में आया सबको? थैंक यू। नहीं समझ में आया तो पूछना।